नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईपीएस के ऊपर बात करेंगे। ईपीएस 1995 के अंदर जो रूल बनाए गए थे, सबसे पहले उनको थोड़ा जान लेते हैं। ईपीएस 95 के अंदर रूल बनाए थे कि कम से कम मिनिमम जो पेंसिल होगी वो 1000 रुपये होगी और मैक्सिमम होगी वो 7500 रुपये होगी। यानी कि कोई 10 साल के लिए जॉब करता है तो उसकी कितनी पेंसिल मिलेगी, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल, 30 साल और 35 साल के लिए। ये मैं आपको 5 फॉर्मेट कैलकुलेशन करके बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा। और दूसरा इसमें ये बताऊंगा कि जिसकी सैलरी है अपने 15,000 रुपये, उस पर 1250 रुपये फिक्स है पेंसिल की। 15,000 से ऊपर अगर किसी की सैलरी है तो भी 1250 रुपये पेंसिल कटेगी। और मैक्सिमम जो इसका रखा हुआ है, मैक्सिमम रखा हुआ है जिसकी सैलरी 25,000 रुपये तक है, उसी का ही ईपीएस के अंदर योगदान होगा। 25,000 से ऊपर होने पे उस पर ईपीएस का योगदान नहीं मान्य होगा। और अपने अब कैलकुलेशन करके मैं बोर्ड के माध्यम से आपको पूरा बताता हूँ कि आपने अगर लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम के अंदर कार्य किया तो आपको कितनी पेंसिल मिलेगी। 3 फॉर्मेट के अंदर समझेंगे। पहला फॉर्मेट होगा वो 10,000 रुपये से होगा, जिसकी सैलरी 10,000 रुपये है, और दूसरा 12,000 रुपये, और तीसरा 15,000 रुपये, 15,000। अब तीनों फॉर्मेट के अंदर अपने समझेंगे कि किसी व्यक्ति को पीएफ का रूल क्या होता है। जैसे आपने यहाँ पे 10 वर्ष कार्य किया है, 10 वर्ष ईपीएस के अंदर योगदान दिया, 5 वर्ष का कार्यकाल है ना, 5 वर्ष का, उसके अंदर चाहे सैलरी आपकी 10,000 है या 12,000 है या फिर 15,000 है, ये तीनों फॉर्मेट होते हैं। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है और आपने 10 वर्ष कार्य किया, लेकिन लास्ट जो 5 वर्ष या 60 महीने बोले इसको, इसके अंदर आपकी सैलरी इन तीनों फॉर्मेट में से कोई भी सैलरी हो तो अपने देखेंगे कि कितनी पेंशन मिल सकती है। इसलिए सबसे पहले अपने 10,000 को करके देखते हैं। 10,000 को करने के लिए सबसे पहले एक अपने को यहाँ पे 10,000 रुपये लिख लेना। 10,000 रुपये लिखने के बाद में आपने जॉब कितनी की, 10 वर्ष है, और डिवाइड इसको 70 से कर लेना। 70 से डिवाइड करने के बाद में जो आता है ना, ये 1 लाख और 70 से डिवाइड करने पे 1421 रुपये यहाँ पे आएगा आपके। 1421 डिवाइड करने पे अपने 1421 या 1430 रुपये के समथिंग ये आएगा। ये आपको कब मिलेगा, 58 साल की एज के अंदर। जब आपकी एज 58 वर्ष हो जाएगी तब ये आपको 1421 रुपये मिलेगा। ऐसे ही अपने देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति की 12,000 रुपये सैलरी है, 12,000 कितने वर्ष, 10 वर्ष जॉब किए, इंटू 70 से डिवाइड कर देना। यहाँ पे जो आएगा ना वो 12,000 1,20,000 और 70 से डिवाइड करने पे 1720 रुपये या 1740 रुपये के समथिंग आएगा। 58 वर्ष जो अपने एज होने पे मिलेगा, ये 1720 रुपये मिलेगा आपको, या 1740 समथिंग इतना ही आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा जोड़ घटाव करेंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बाकी तीसरा अपने आता है 15,000 का फॉर्मेट। मैक्सिमम जो पीएफ का फॉर्मेट है ना वो 15,000 ही है। 15,000 इंटू 10 वर्ष जॉब की डिवाइड 70 से कर लेना। यहाँ पे जो आएगा ना वो 2140 रुपये या 45 रुपये समथिंग आएगा 58 वर्ष की एज के अंदर। ये जो मैंने बताया, ये आपको बताया है मैंने 10 वर्ष जॉब करने पे, यानी 10 वर्ष आपने जॉब की है टोटल, और 5 वर्ष जो लास्ट 5 वर्ष के या 60 महीने के जिसमें आपकी सैलरी कटी हो, 10,000 कटी हो तो आपको 1421 रुपये मिलेंगे, 12,000 रुपये कटी हो तो आपको 1720 रुपये मिलेंगे, और 15,000 रुपये कटी हो तो आपको ये 21 होगा, यहाँ पे 2140 रुपये या 45 रुपये इतना मिलेगा। अब मैं आपको आगे फॉर्मेट में बताता हूँ। थोड़ा बीच का शॉर्ट ले लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने 25 साल जॉब किया तो उसको कितना मिलेगा, और तीसरा अपने शॉर्ट ये ले लेते हैं कि मैक्सिमम जो इनका रूल है ना, 1,000 मिनिमम इनका 1,000 और मैक्सिमम 7500 रुपये। ये 7500 रुपये पेंसिल आपको कब मिल सकती है, आप कितनी जॉब करते हो तो आपको 7500 रुपये पेंसिल मिल सकती है। इसके बारे में थोड़ी और आगे मैं बोर्ड के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। 70 से कर लेना। 20 साल जॉब करने पे उसको लगभग मिलेगा ना वो 2840 रुपये या 50 रुपये के समथिंग मिलेगा। ऐसे ही आप अगर इसको 30 साल करते हो तो डिवाइड 70 से कर लेना। 30 साल करने के बाद में क्या होता है, लगभग यहाँ पे 4200 और अपने इसका मानते हैं 80 या 4290 रुपये। अब इसको 40 साल में डिवाइड करते हैं। 40 साल में डिवाइड करने के बाद में आप 70 से जैसे इसको डिवाइड करोगे, या मैं लिख देता हूँ तीनों फॉर्मेट में 70 डिवाइड करने के बाद में जो आपको मिलते हैं ना वो लगभग है 5650 या 5680 रुपये के समथिंग आएगा। ऐसे ही अगर आप इस पे 12,000 रुपये डिवाइड करते हैं तो 12,000 रुपये डिवाइड करने पे यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। पहले फॉर्मेट के अंदर 20 साल से अगर माने तो 20 साल से लगभग आपको 3400 रुपये मिलेंगे। अगर मैं इसको 40 साल में डिवाइड करता हूँ तो ये 3400 का डबल हो जाएगा, 6800 रुपये। अगर मैं 30 साल में इसको डिवाइड करता हूँ तो लगभग 5100 रुपये यहाँ पे आपको मिलेंगे, 5100 रुपये। अब मैं इसमें डिवाइड कर लेता हूँ। मैक्सिमम जो अपने को 7500 रुपये पेंसिल मिल सकती है वो सिर्फ आपके 15,000 के फॉर्मेट पे मिल सकती है, क्योंकि 15,000 के फॉर्मेट में इनमें क्या रूल है, जैसे 10,000 रुपये किसी की लास्ट सैलरी है तो वो 40 साल तक ईपीएस में योगदान दे सकता है, और अगर किसी की 12,000 है वो भी 40 साल में योगदान दे सकता है। लेकिन जिसकी सैलरी 15,000 रुपये से ईपीएस कट रही है वो सिर्फ 35 साल ही योगदान दे सकता है। 35 साल योगदान कैसे दे सकता है उस पर बात कर लेते हैं। पहले ये 20 साल वाला देखते हैं। 20 साल में अगर आप यहाँ पे जॉब करते हो तो लगभग आपको 4200 रुपये, 4280 या 4300 रुपये के समथिंग मिलेगी। 30 साल अगर आप करते हो तो 30 साल का यहाँ लगभग है 6380 रुपये, 6300 शायद तक 60 या
6380 रुपये के समथिंग आएगा। अब 35 साल अगर आप जॉब करते हो तो 35 साल डिवाइड 70 से करने पे आपको जो मैक्सिमम पीएफ का है ना 7500 रुपये ये यहाँ पे मिलेगा। अब एक चीज समझने वाली है कि 35 साल किसी व्यक्ति ने ईपीएस के अंदर योगदान किया है, 35 साल में वो एक मंथ का हर एक महीने का जो योगदान दे रहा है ना वो 1250 रुपये का योगदान दे रहा है, 1250 रुपये का। अगर 1250 को 35 के अंदर डिवाइड करें ना 10 साल के अंदर, अगर अपने एक साल का माने ना एक साल में वो 15,000 रुपये यहाँ पे योगदान देगा, क्योंकि 1250 को अपने 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 15,000 रुपये आता है। और इसी को 10 साल में माने ना 10 साल के अंदर वो 1,50,000 रुपये का योगदान देगा, 1,50,000। अगर इसी प्रकार से इसको 35 साल में माने ना तो लगभग 35 साल में आप मान सकते हो कि 35 साल के अंदर वो जो योगदान देगा ना ईपीएस के अंदर वो लगभग 5,25,000 रुपये का योगदान देगा, 5,25,000 रुपये। 5,25,000 रुपये योगदान देने के बाद में उसको 58 वर्ष की एज के अंदर ये पेंशन मिलेगी 7500 रुपये। अगर यही चीज़ वो कहीं और इन्वेस्ट करे ना जहाँ पे इसको इंटरेस्ट हो, मैं ईपीएस के अंदर एक ही चीज़ का सबसे बैड न्यूज़ ईपीएस के अंदर कोई चीज़ है ना तो वो है इंटरेस्ट, क्योंकि आपने 35 साल योगदान दे रहे हो और योगदान भी कोई कम नहीं दे रहे हो, आप 1250 रुपये का योगदान दे रहे हो। अगर इस चीज़ पे इंटरेस्ट अगर आपको एक नॉर्मल इंटरेस्ट माने 7% का भी अगर इंटरेस्ट होना तो ये रकम जो आप मैं बता रहा हूँ ये पैसे 5,25,000 रुपये ये 35 साल के अंदर 4 गुना होंगे। 4 गुना कैसे होंगे? जैसे आपने 8 साल योगदान दिया, 8 साल के अंदर ये पैसे डबल हो जाएंगे, फिर 16 साल आगे वाला रकम ये भी डबल हो जाएंगे और पीछे वाले ये भी डबल हो जाएंगे, फिर ये 24 साल के अंदर जाएगा फिर ये डबल होंगे, फिर अपने देखते हैं आगे कि 32 साल के अंदर जाएगा फिर डबल होगा, फिर उसकी 58 वर्ष की एज तक जितना भी टाइम कम रहेगा उसमें भी डबल होगा। मान सकते हैं ये जो पेमेंट मैं बता रहा हूँ ये लगभग 50 लाख प्लस हो जाए अगर इसके अंदर इंटरेस्ट हो। नॉर्मल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं 7% की। सिर्फ ईपीएस के अंदर इंटरेस्ट ना देने की वजह से ही ईपीएस पे एक गाइडलाइन आप गूगल पे सर्च करना कि हमें ईपीएस में इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलता है, वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई आती है कि ईपीएस के अंदर 12% नियोक्ता योगदान देता है, वो नियोक्ता का दिया हुआ योगदान पे इंटरेस्ट नहीं है। नियोक्ता कौन होता है? प्राइवेट कंपनी होती है। एक चीज समझ नहीं आती है इसके अंदर, गवर्नमेंट से कोई पूछने वाला हो कि नियोक्ता एक प्राइवेट सेक्टर है, वो कोई अपने पास से हमारा डिपॉजिट नहीं दे रहा है, वो भी हमारी सैलरी में से कमा के हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा रहा है। अगर वो यहाँ पे योगदान नहीं देगा तो उसको पैसे हमारे को देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो वेज रेट है ना अभी अकुशल मजदूर का वो 17,400 रुपये है। और एक व्यक्ति को ये सैलरी 10,000 या 12,000 या 15,000 क्यों मिलती है? 15,000 और 12,000 वाले है ना वो कुशल मजदूर है, यानी कि एक्सपीरियंस व्यक्ति है। उनका कितना है? उनका है 21,700 रुपये। कुशल मजदूर के लिए अभी जो वेज रेट है ना गवर्नमेंट का जारी किया हुआ कि इससे कम आप किसी व्यक्ति को अपने सैलरी नहीं दे सकते। ये कुशल मजदूर के लिए 21,700 है, उसको मिल रहे हैं 15,000 रुपये, और जिसका वेज रेट है 17,400 रुपये की, इससे कम सैलरी नहीं दे सकते, उनको मिल रहे हैं 10,000 या 12,000 रुपये ये मिल रहा है। अब आप 17,400 वेज रेट का आपने निकालते हैं तो वेज रेट के अंदर 24% पीएफ का फंड सबसे पहले काटा जाता है, उसके बाद में सर्विस टैक्स काटा जाता है 10%, उसके बाद में 7% कंपनी चार्ज काटती है। हालांकि कंपनी की गाइडलाइन अगर आप जाके देखोगे ना तो वहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि एक नियोक्ता अगर किसी दूसरे नियोक्ता से टेंडर ले रहा है तो उसका जो भी प्रॉफिटेबल है, यानी कि उसका जो भी खर्च होगा वो जिससे टेंडर ले रहा है उसको अलग से भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा सिस्टम नहीं है। भारत के अंदर क्या सिस्टम है कि आपकी तरफ से भी ये 8% लेंगे और उनकी तरफ से भी 8% लेंगे, ये टोटल 16% लेते हैं अपना, 16%। यानी कि कहने का मतलब यही है कि अगर कोई व्यक्ति की 10,000 रुपये सैलरी है ना तो 1,600 रुपये वो कंपनी को कमा के दे रहा है, 1,600 रुपये। उसके बावजूद जो कंपनी उसको 2,400 रुपये डिपॉजिट करवा रही है ना, ये 2,400 रुपये ये भी इसी वेज रेट में से निकाला जाता है। वेज रेट में से कैसे निकाला जाता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि 800 रुपये आपकी तरफ से ये लेगा और 800 रुपये उनकी तरफ से, क्योंकि 8% है। अब 2,400 में 800 जोड़ोगे 32 के बाद में 10 में और जोड़ दो तो भी 13,200 रुपये होते हैं ये। बाकी वाले कहाँ चले जाते हैं? बाकी वाला सर्विस टैक्स जो 10% है वो भी हमारी सैलरी पे लगता है। हालांकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है, जिस व्यक्ति की सैलरी 5 लाख रुपए से कम है उस पर टैक्स नहीं लगेगा सैलरी पे, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ वेज रेट के अंदर टैक्स लगाया जाता है, मजबूर होकर एक व्यक्ति को टैक्स देना पड़ता है। ईपीएस के अंदर एक चीज समझने वाली है कि ईपीएस सिर्फ उस व्यक्ति का करता है जो अकुशल और कुशल मजदूर है, यानी कि जिसकी सैलरी 25,000 रुपये से कम है उसी व्यक्ति पे ईपीएस लागू होता है। क्योंकि ये जो अकुशल मजदूर होता है उसकी स्थिति ये होती है कि वो कुछ भी अगर बोलेगा तो उसका कोई सुनवाई करेगा नहीं, और वो हाई प्रोफाइल इतना व्यक्ति है नहीं कि किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक अपनी अपील पहुंचा सके। अकुशल मजदूर ऐसा होता है कि सुबह कमाता है और शाम को खाता है, इसलिए हर चीज से गवर्नमेंट उसी को दबाने पे पड़ी है। एक तरफ गवर्नमेंट ये कहती है कि हम अपना भविष्य सुधारने के लिए वर्ग जो एज होती है 58 वर्ष में, उस समय अगर एकल परिवार प्रथा ज्यादा पाई जाती है, इसको देखकर हमने ईपीएस लागू किया था।
एकल परिवार प्रथा का मतलब ऐसा होता है कि बूढ़े होने के बाद में उनके बेटे बेटी अगर साथ छोड़ दे तो गवर्नमेंट उनको पेंशन देगी और उनका भविष्य अच्छे से चल पाएगा। एक चीज गवर्नमेंट को समझने वाली है कि आप 7500 रुपये देंगे, कब देंगे 7500 रुपये? 35 साल जॉब करने के बाद में आप 7500 रुपये उसको देंगे। हर साल अपने मानते हैं कि यहाँ 100 रुपये की वस्तु है, ये 24 के अंदर है, अगर आप 25 में जाओगे तो यही वस्तु आपको 110 की मिलेगी। अगर इसी प्रकार से मैं 35 साल इसमें लेके जाऊं तो 350% महंगाई दर हो जाएगी। ये 350%। कहने का मतलब यही है कि ये 100 रुपये की वस्तु है, ये वस्तु आएगी 450 रुपये की। तो आप मान सकते हो कि आज जो 7500 रुपये में वस्तु आ रही है ना, ये 7500 रुपये में आप 3.5 गुना और जोड़ दो। 3.5 गुना जोड़ने के बाद में लगभग जो आता है ना वो 25,000 रुपये में आएगा। 25,000 रुपये के अंदर वस्तु आएगी। तो यहाँ आज 7500 रुपये में अपना अगर 2 परिवार है ना, 2 व्यक्ति है, उनका गुजारा मुश्किल से हो रहा है, तो वो 25,000 रुपये में उस टाइम गुजारा करने के लिए उसको मिनिमम 25,000 रुपये चाहिए। 25,000 रुपये वो 7500 रुपये में कैसे अपना खर्च चलाएगा? और ये है नहीं कि उसके पास में कमाने के लिए कुछ बचेगा, क्योंकि जब 58 वर्ष की एज हो जाएगी, वृद्ध अवस्था के अंदर कमाने का कोई जरिया नहीं बचता है और उसके हाथ पांव भी इतने कार्य नहीं करते हैं कि वो कमा सके। अगर एकल परिवार प्रथा पे गवर्नमेंट को कोई अच्छा कार्य करना है तो उसको सही ढंग से करे, अन्यथा क्यों ऐसे बार बार फंड अपनाते हैं, ये योजना लागू कर दी, ये कर दी, सब कुछ बंद करो ना। क्या सिस्टम है इसमें? जो है अपना भविष्य जहां मर्जी अपना डिपॉजिट करवाएगा, चाहे अपना भविष्य वो सुधारे या ना सुधारे। या तो गवर्नमेंट ये फंड ना चलाए कि हम भविष्य सुधारेंगे। अगर गवर्नमेंट को फंड चलाना ही है और रियल में भविष्य सुधारना है तो कोई अच्छाई का कार्य करें। लोग दिखाई के अंदर कुछ करने से कुछ नहीं होता है, रियल उसको करके दिखाओ कि हमने हाँ ये एक कुशल मजदूर के लिए या गरीब परिवार के लिए हमने ये संस्था लागू की और ये बेनिफिट है। इसका कोई बेनिफिट नहीं है। ईपीएस का टोटल फंड ईपीएस का एक अवैध रूप से काटा जाता है व्यक्ति का। मैं रियल में यही बोलूंगा, एक अवैध रूप है इसका और कुछ नहीं है। ये पैसा काटने का एक जरिया है। 10% आपने पहले ही उसके अंदर काट लिया, फिर अगर वो पैसा निकलवाएगा उसमें 24% के अंदर 15.67% जो होता है, ये वो पैसा निकलवाएगा, तब आप इसमें 10% टीडीएस और काट लोगे। यानी कोई व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए निकलवाएगा तो 10,000 रुपये तो आपने उसके टीडीएस के तौर पे पहले काट लिया जब वो विड्रॉल करेगा, और बाकी बचा 10% आपने उसकी सैलरी पे टैक्स लगा रखा है, क्योंकि 17,400 में से आप 1740 रुपये पर मंथ ये उससे ले रहे हो। दूसरा, आप इंटरेस्ट ये ईपीएस के ऊपर दे नहीं रहे हो। इंटरेस्ट का जहां एक व्यक्ति को इंटरेस्ट मिलने के बाद में ये 60,000 के समथिंग उसको पेंसिल का प्रॉफिट हो सकता है, वहां आप उसको 7500 रुपये नहीं निपटा रहे हो कि इसको 7500 रुपये दे के रफा दफा करो। अपना कोई सिस्टम नहीं है। हालांकि यहाँ भारत के अंदर एक सिस्टम है, जब तक यहाँ पे कोई राष्ट्रपति का चुनाव लागू नहीं होगा, वो राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि से होगा, तभी यहाँ कुछ सुधार हो सकता है। नहीं, एक गाइडलाइन आपने सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट है अपने शुरू के अंदर, जब संविधान की 1952 में शुरुआत हुई थी, अपने और चाइना की बराबरी हुई थी, उस समय एक गाइडलाइन थी कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। वेस्ट पीका के अंदर किसको रखा था? एमपी और एमएलए, यानी कि विधानसभा और अपने लोकसभा को रखा था। तीसरा रखा था कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन था? राष्ट्रपति और राज्यपाल था। लेकिन अगर न्यायपालिका कोई भी ऐसा कार्य करे जिसको किसी मतलब वेस्ट पीका पे कार्रवाई करनी हो, तो वो न्यायपालिका से परामर्श लेना जरूरी है। न्यायपालिका का चुनाव के अंदर आम जनता को निकाल के एमपी एमएलए को डाल दिया। क्यों डाल दिया? इनको पता था अगर न्यायपालिका हमारे पे कल को कोई एक्शन करेगी, उससे पहले राष्ट्रपति तो हमारा चुना हुआ व्यक्ति है, ये उसको परमिशन नहीं देगा। ये एक सिस्टम था इसका पूरा, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस को 0 लेवल से पढ़ा था, और पॉलिटिकल साइंस 91 में इन्होंने स्वतंत्रता के लिए एक चीज लिखी थी कि हर व्यक्ति को बोलने की आजादी है, उसको विरोध करने की आजादी है, लेकिन उसके अंदर ये कहीं नहीं लिखा था कि उस व्यक्ति की सुनवाई करने के लिए कोई मान्य होगा। यानी कि कोई वेस्ट पीका उसकी सुनवाई नहीं कर सकती है, और वो मजबूर नहीं है कि वेस्ट पीका उसकी सुनवाई करे। वेस्ट पीका कहने का मतलब राज्यसभा और लोकसभा उसकी सुनवाई नहीं कर सकती। वो कोर्ट जाएगा, अगर कोर्ट किसी वेस्ट पीका या राज्य पीका को नोटिस दे सकता है, उसको माने या ना माने उनकी मर्जी है। नोटिस कई बार अपने देखते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा के अंदर ऐसे अवैध कार्य होते हैं, जैसे लोकसभा के अंदर तो अपने सुप्रीम कोर्ट आ जाता है और राज्यसभा के अंदर हाई कोर्ट आता है। ये नोटिस भेजते रहते हैं, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा कई सिस्टम है, देखा है। जब तक राष्ट्रपति का आम जनता के द्वारा प्रतिनिधि नहीं चुना जाता है, तब तक मेरे को लगता नहीं है कि कुछ इसके अंदर सुधार हो सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।